अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। साबिक DGISI फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और फौजी तहवील में लिए जाने की खबर सामने आने के बाद मुख्तलिफ चहमगोइयाँ गर्दिश कर रही हैं। हुकूमत बानी PTI के साथ साथ फैज़ हमीद को भी 9 मई वाक़े का जिम्मेदार करार दे रही है, जबकि PTI ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ ISPR की प्रेस रिलीज में जनरल फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम भी हमने देखा कि सामने आया है। अगर हम आर्मी एक्ट पर नजर डालें तो गुज़िश्ता साल PDM हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम भी की गई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट जिन फौजी एहलकारों पर लागू होगा उन्हें सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। आर्मी तरमीमी एक्ट में यह वाज़ेह किया गया था कि फौजी अफसरान को रिटायरमेंट, मुस्ताफ़ी होने या बरतरफी की सूरत में कम अज़ कम 2 बरस तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। नहीं, इस हसास मनसब पर तैनात रहने वाले फौजी अफसरान को 5 बरस तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। बिल के मुताबिक इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर 2 बरस तक सख्त सजा हो सकती है। गालिब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद भी मुतअद्दिद बार सियासी सरगर्मियों में ना सिर्फ मुलविस रहे हैं बल्कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए भी उनका अहम किरदार रहा है। साथ साथ कुछ बड़े जिम्मेदार हुकूमती वज़रा ये भी कह रहे हैं कि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी लोग थे जो इस मामले के अंदर इन्वॉल्व थे। तो क्या ये जो कल मामला शुरू हुआ है ये पहली कड़ी है किसी ऐसे मामले की जो हम पर खुली है या सामने आई है, और क्या अभी कोई लंबा सिलसिला है जो इसके आगे कंटिन्यू कर सकता है? कुछ इस पर भी बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सरगर्मियां भी हुई हैं। ऑपोजिशन की कुछ जमातों ने एक बैठक की है बड़ी। क्या हुकूमत के लिए किसी किस्म की परेशानी या खतरे का वो पेश खैमा हो सकती है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, बड़ी खबर है हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर लोगों का कुछ ख्याल है कि ये कुछ अनटचेबल्स हैं, वहाँ तक अगर बात चली जाए कि कोर्ट मार्शल तक बात आ जाए और वो भी एक फॉर्मर DGISI की, तो इट्स अ बिग न्यूज़। इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो ये कहिए कि कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी बात वहाँ तक जाएगी, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशंस इंक्वायरीज हो रही हैं तो हमें पता था। नहीं यशवीन, मेरा ख्याल है कि न सिर्फ हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप लोग भी जिनकी निगाहें बड़ी तेज़ होती हैं और वो दूर तक ख़बरें लेके आते हैं, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस तरह की चीज़ होने वाली है। लेकिन जो कल स्टेटमेंट आई है ISPR की, उससे लगता है कि ये मामला तो बहुत पहले से चल रहा था। इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, एक जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके हवाले से या सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन के हवाले से। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलामिया इज़ द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में जो ये कहते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट वो कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं और उसके एविडेंस मिले हैं जो आर्मी एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी थी। ये एक तरह की चार्जशीट है। पहले हिस्से में तो उन्होंने टॉप सिटी के हवाले से बता दिया जी कि ये किस्सा है, लेकिन दूसरे में नहीं बताया उन्होंने। अब वो खिलाफ वर्जियाँ क्या हैं या क्या हो सकती हैं इम्कानी तौर पे जो उन्होंने की हैं। मैं कल भी सोच रहा था कि 2 बड़े इवेंट आए हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद। एक तो 24 के इलेक्शन आए हैं। इलेक्शन में उन्होंने बहुत खुल के रोल प्ले किया अपने इलाके के अंदर, प्रो PTI लोगों को कन्विंस किया, लोगों को लेके आए। बट ये एक लीगल एक्टिविटी है, इस पे कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता, हर एक को इजाज़त है और उन्होंने उसको अगर किया है तो ये कोई क्राइम नहीं है। दूसरी बात फिर जो हुई है उनकी रिटायरमेंट के बाद, वो 9 मई हुआ है। अब वो 9 मई ऐसी चीज़ है जिसमें आलमोस्ट सारे ही लोग ये तस्वुर कर रहे हैं कि शायद उनका कोई रोल उसमें निकलता है। उसकी वजूहात हैं, असबाब हैं। एक तो है कि सिर्फ क्या सराई आप कर दें कि ये होगा। मामला ये है कि जो 9 मई को हुआ उसकी नौइयत जो है वो बड़ी हद तक अस्करी थी। वो एक सिविल मंसूबा नहीं लगता हमें। यानी सिविल मंसूबे सिविल जमातें बनाती रही हैं, एहतजाज करती रही हैं, तहरीकें चलाती रही हैं, बंदे शहीद होते रहे हैं, जाँ बहक होते रहे हैं, बहुत लेकिन कुछ। उसकी एग्जीक्यूशन में आपको एग्जीक्यूशन भी नहीं थी और प्लानिंग भी नहीं थी इस तरह की। देखें ना, जब आप एक कोई पॉलिटिकल पार्टी ये प्लानिंग नहीं कर सकती कि हम एहतजाज करेंगे तो वो कोयटा छावनी से शुरू होगा और होता 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 वो पूरे मुल्क से गुजर के चकदरा छावनी तक और मर्दान छावनी तक चला जाएगा और कलाबाला आसार। तो आप कह रहे हैं कि माइंड इसके पीछे ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे फौजी अहदाफ हैं। वाई? पहला सवाल तो ये है कि ये क्यों है। लेकिन सर इसके अंदर एक सवाल है, क्योंकि आपने खुद ये बात कर दी 9 मई से जब कल से जोड़ा जा रहा है, तो मेरे जहन में एक सवाल कॉन्स्टेंटली आ रहा है कि एक रिटायर्ड फौजी अफसर, भले वो DGISI रहे हैं, वो इतने बाइख्तियार कैसे
हो सकते हैं कि मुल्क में इस लेवल का एजुटेशन करवा दें? ये तो बड़ा मासूमाना सा सवाल आपने किया है ना, बहुत मासूम सवाल। उनके पास कोई पैराफर्नीलिया नहीं है, आप यहाँ काम कर रही हैं ना, और बहुत कोई बड़ी आला ओहदे पे काम नहीं कर रही हैं ना, आप एक एंकर पर्सन है, मारूफ है, वो ठीक है। आप भी यहाँ से छोड़ के चली जाती हैं ना, तो ये आदमी और 10 और आदमी आपके तारुफ में भी रहेंगे, आपके राब्ते में भी रहेंगे, और आपकी बात भी शायद मानेंगे और एहतराम भी करेंगे। एक आदमी जो DGISI रहा हो और इतने तवील अरसे तक रहा और इतने इफेक्टिव रहा हो, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते बनते रह गया हो, वो भी कहानी है, बड़ी दिलचस्प है। वो कहानी है, क्या उसके कोई राब्ते नहीं होंगे फौज में? सर लेकिन ये तो फिर वो मेरी बात सुन, इदारे के स्ट्रक्चर के अंदर इतना बड़ा नहीं, स्ट्रक्चर अपनी जगह है ना, डिसिप्लिन के ऊपर क्वेश्चन। स्ट्रक्चर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके ना, मैं तो राब्तों की बात कर रहा हूँ ना। राब्ते होना अलग चीज़ है, उस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना अलग चीज़ है। तो उनके राब्ते होंगे, यकीनन होंगे। आपने ये भी सुना है ना कि 9 मई के फौरन बाद मोर देन 2 डजन्स हमारे आर्मी ऑफिसर जो थे वो सैक हुए। बिल्कुल, मैं ये कहने लगी थी कि वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का एक फेस कर चुके हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि 9 मई से उनका कोई राब्ता था ना कि 9 मई कह रहे हैं कि बाहर बैठे हुए शायद ये कोऑर्डिनेशन में हो सकते हैं। शायद हो सकते हैं। मैं तो जो दूसरी बात कह रहा था कि अगर इस तरह की किसी कंस्पिरेसी थ्योरी पे हम ना सोचें और ना जाएं, तो भी जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग 3 दर्जों की। नंबर 1, फौजी अहदाफ को निशाना बनाओ, शहीदों की यादगार इंस्टिगेट करो फौज को। फौज के अंदर ये इस्तराब फैले कि ये क्या हो रहा है जी, हमारा आर्मी चीफ किधर है? 250 हमारे मुकामात जल गए हैं, हमारे कोर कमांडर के घर पे हमला हो गया है, हमारे शहीदों के मज़ार उधेड़ दिए हैं, कहाँ है हमारा चीफ? वहाँ से उबाल उठेगा। जब उबाल उठेगा तो एक इनकलाब आएगा फौज के अंदर और उसका रुख मुड़ जाएगा GHQ की तरफ। ठीक है, ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग है पूरी की पूरी, और ये प्लानिंग किसी सिविल की प्लानिंग नहीं हो सकती, ये किसी मिलिट्री माइंड की प्लानिंग है। 2 दर्जन पहले हो गए। अब अगेन मैं ये मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मैं कोई इल्जाम उन पे नहीं लगा रहा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट कोई साबित होती है कि जी उन्होंने आर्मी एक्ट के खिलाफ कोई काम किए हैं, तो ये इशू। लेकिन सर चले, आप तो वो कह रहे हैं ना कि आपका अंदाजा है, लेकिन वज़ीर दिफा पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होती है, वो पहले भी उस वक्त भी वज़ीर दिफा थे, अभी भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बड़ा हतमी अंदाज में कहा है कि उनका कनेक्शन भी है, एंड ही आल्सो सेड कि वो अकेले नहीं थे, सहूलतकारी भी उनके साथ हुई है। तो ये मसला आपको मजीद ऊपर कहीं एक्सपैंड होता हुआ नजर आता है कि ऊपर जाए या नीचे जाएगा कहीं और भी? ये कहीं और जाएगा, इसलिए कि ये एक इंडिविजुअल जो है वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही मौसर क्यों ना हो, ये इंडिविजुअल का काम नहीं है। उसके कोलैबोरेटर्स होंगे कहीं ना कहीं, ऊपर हों या नीचे हों। देखें ना, जो काम भी इस लेवल का एक बंदा करता है, चाहे वो बहुत ही बड़ा अफसर क्यों ना हो, उस पे उसकी दुम पे भी जब पाँव आता है ना, तो वो कहता है ये मैंने नहीं किया, मुझे फलां ने कहा था। और हम सुनते हैं ये बातें कि जी मैंने नहीं किया है, मैं मुझे क्या ज़रूरत थी कि फ़लाँ को पकड़ता, मुझे क्या ज़रूरत थी फ़लाँ को जेल में डालता, मुझे तो फ़लाँ ने कहा था। वो तो यहाँ तक कहते हैं जी मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी शौकत अजीज़ सिद्दीकी के घर जाने की। और उन्होंने सिद्दीकी साहब रिकॉर्ड पे हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इन्होंने ये भी कहा था कि मेरा चीफ ये कहता है, यानी बाजवा साहब ये कहते हैं कि तुम कैसे ISI चीफ हो कि एक हाई कोर्ट का जज तुमसे मैनेज नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट जज साहब हैज टोल्ड मी डायरेक्टली। वो रिकॉर्ड पे सिर्फ तो उन्होंने नहीं, रिकॉर्ड पे ये बात शायद नहीं है। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो है कि जी वो 2 दफ़ा गए उनके घर, उन्होंने कहा जी कि तुम इनको ज़मानत ना दो, ये कहा कि 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ये सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो भी करते रहे उसका इल्ज़ाम उन्हीं पे रखेंगे कि जी मैंने अपने तौर पे कुछ नहीं किया। वो जज को भी यही कह रहे थे कि मैं अपने तौर पे नहीं आ रहा। आपका ख्याल में इंडिपेंडेंटली कर रहे थे? फौज के अंदर इतनी वो होती है कि आप अपनी हायरार्की को ब्रीच करके इंडिपेंडेंटली ऐसे ऑपरेट करें? देखें ना यशवीन, अगर मैं ये कहूँ कि वो इंडिपेंडेंटली कर रहे थे तो मेरे पास तो ऐसी कोई वो नहीं है मालूमात। और अगर मैं ये कहूँ जी कि नहीं वो किसी और के मशवरे से कर रहे थे तो वो दूसरों पे इल्जाम। उनकी एलिगेशन की हद तक कि फिर अगर हम इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं तो फिर जनरल बाजवा की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। देखिए ये जो हुई है ये आपसे या मुझसे पूछ के हुई है? नहीं, मैं आपकी राय ले रही हूँ, मैं तो आपकी राय ले रही हूँ ना कि आप मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये कर रहे हैं वो अगर ज़रूरी समझेंगे कि बाजवा साहब से भी पूछना चाहिए तो पूछ लेंगे, उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर वो चाहे तो वो पूछ सकते हैं। लेकिन सर फिर इसमें एक और सवाल कि
रिटायर्ड फौजी अफसर पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करे तो काबिल सजा जुर्म है, और ये हसास वाले जो हैं उनका तो कह दिया कि 5 साल आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। हाजिर सर्विस अगर कोई फौजी ये करे तो फिर उस पर सजा नहीं बनती। ये तो 2017 से शुरू थे सर, अगर आप देखें। और आप लोगों के अपने केस में पैनामा की बात करें, शौकत सिद्दीकी साहब की बात करें, मियां साहब की अपनी स्टेटमेंट्स को सामने रखें, ये तो बहुत अरसे से इंटरफेयर कर रहे थे। इनकी जो चार्जशीट है, इन पे जो कल ISPR ने कहा है, उस पे दोनों चीज़ें हैं। उसमें वो काम भी हैं जो वो यूनिफॉर्म पहन के करते रहे। वो जो हाउसिंग सोसाइटी का पूरा खेल है वो यूनिफॉर्म पहन के कर रहे थे। बात दूसरा पैराग्राफ जो है वो उनका आ जाता है कि उसके बगैर। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं डायरेक्टली उस पर आता हूँ कि ये बिल्कुल कभी भी वेलकम नहीं रहा, कभी अच्छी बात नहीं रही कि सर्विंग फौजी किसी भी एतबार से सियासत के अंदर मुलव्वस हों। उसके नताइज भयानक निकले। 30-32 साल तो वो डायरेक्ट आ गए सियासत में। अगर आप अयूब खान से शुरू करें और यहाँ तक तो 32-33 साल हमारे यूं गुजर गए। बाकी के अरसे के अंदर भी उनका एक रोल रहा है। रोल हर मेरा ख्याल है स्टेट में, बड़े महज़ब स्टेट्स में भी रहता है, लेकिन वो बड़ा महज़ब रोल होता है, तामीरी रोल होता है, और मुल्की कौमी रियासती मामलात को में यकजहती लाने वाला रोल होता है ना। तो वो रोल अगर रहे तो भले रहे, लेकिन सियासत के अंदर दखील होने वाला, चाहे वो यूनिफॉर्म पहन के करता है। देखें ना, ये रिवायत तो डाली हमारे मार्शल लॉ ने डाली ना, जब वो वर्दी पहन के आके इलेक्शन भी लड़े। सियासतदानों ने फैसिलिटेट भी किया ना। नहीं, सियासतदानों के लिए पास तो रास्ता ही नहीं छोड़ते ना आप। जब देखें ना, एक मार्शल लॉ की छतरी 11 साल तनी रही है, और एक सियासतदान जो सियासत में आता है अभी 20 साल का है, 30 साल का है, वो 11 साल इंतज़ार नहीं करता। उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई छाता, कोई ना कोई छतरी, कोई ना कोई पनागा, कोई ना कोई दस्ते शफकत चाहिए होता है। मजबूरी है उसकी, मजबूरी आपने बनाई। 2008 के अंदर ये सिलसिला ऑफिशियली रुक गया था। उसके बाद से सिविलियन गवर्नमेंट्स का एक तसलसल हम देख रहे हैं। अभी 2024, 19, 20 में भी अगर हम इसी बहस में फंसे रहेंगे तो इसका मतलब है सियासतदान भी कहीं स्टक है ना किसी टाइम जोन के अंदर। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 2019 में मेरी इन्हीं जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमें हुकूमतें ऑफर की थी। क्यों मिले थे ख्वाजा आसिफ साहब? ख्वाजा आसिफ साहब अगर मिले हैं, वज़ीर दिफा की हैसियत से मिले होंगे, और वो वज़ीर दिफा मिल भी सकता है। नहीं, 2019 की बात कर रही हूँ, PTI की गवर्नमेंट। देखिए ना, सियासतदानों पे मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, लेट अस बी वेरी फेयर। हमें लफ्ज़ चबाने नहीं चाहिए। बात यह है कि जिस ईरा के अंदर हम लोग ज़िंदा हैं, जिस दौर के अंदर हम ज़िंदा हैं, चल रहे हैं, उसमें कोई सियासतदान ये दावा नहीं कर सकता कि जी मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा या मैं किसी वर्दी वाले से बात नहीं करूँगा। कोई गुनाह भी नहीं है, ये कोई गुनाह कबीरा नहीं है। क्यों मिले थे? उन्होंने मिलना चाहा तो मिल लिए। बाकी ये है कि जो फैज़ हमीद के बारे में उन्होंने और भी बहुत सी बातें की हैं कि वो, जी हाँ, कल उन्होंने ये कहा है, जिसका मैं खुद भी ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, कि उन्होंने बहुत एफर्ट की कि उन्हें आर्मी चीफ बना दिया जाए। आर्मी चीफ बना दिया जाए, और न सिर्फ उनके लिए वो खुद एफर्ट कर रहे थे, जनरल बाजवा साहब भी उनकी बड़ी पुरजोर पुश्तनाई कर रहे थे। और फिर जब उन्होंने देखा, जनरल बाजवा, ये मैं खुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ उन चीज़ों को, जब उन्होंने देखा कि शायद इनका काम नहीं बन पा रहा या इस पे बड़े मियाँ साहब राज़ी नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फलां साहब को बना लो। लेकिन जिनको बनाना है उनको ना बनाए, जो बने उनको ना बनाए। ये बारे में तो उन्होंने कहा जी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए और सूरज मशरिक से निकलने के बजाय मगरिब से निकले। जनरल आसिम मुनीर को आपने नहीं बनाना, ये सीधी सी बात है। इसमें और ये फैक्ट है कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस मामले में पूरा सख्त गिर मौक़िफ़ ने इख्तियार करते और कहते जी कि हूसोएवर इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, वो बनेगा। जनरल बाजवा वाज इन कांटेक्ट विद शहबाज शरीफ साहब और बड़े मियाँ साहब? नहीं, रिगार्डिंग दिस बाजवा साहब का कोई कांटेक्ट मियाँ साहब से मैं पहले भी कह चुका हूँ, 28 जुलाई 2017 के बाद से नहीं। और जनरल फैज़ का भी नहीं था? जनरल फैज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं। दोनों का कोई नवाज शरीफ साहब के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। लेकिन दोनों ने बड़े गहरे सुरंगें लगाई हुई थी और राब्ते कर रहे थे उधर, और उनके मैसेंजर, दोनों के मैसेंजर वहाँ तक भी रसाई रखते थे, पहुँचते थे वहाँ, कन्विंस करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन मियाँ साहब उस पर अटल रहे। लेकिन सियासी राब्ता तो फिर सर था ना, आपकी तरफ से भी था, उनकी तरफ से भी था। नहीं, आप मेरे पास आती हैं तो राब्ता आपकी तरफ से है ना।
हम तो नहीं गए, मियाँ साहब तो नहीं गए, ना बाजवा के पास गए हैं, ना उसके पास गए। ख्वाजा आसिफ की जो मीटिंग है उन्होंने कहा कि मैं गया था, प्लान थी। वो तो 19 की बात आप कर रही हैं ना, वो तो 19 6 महीने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने सोफे पे बैठने से पहले ये जुमला कह दिया कि वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम और आप आ जाएं। आप बताएं आप लोगों ने क्या फैसला किया है? तो ये तो फिर मतलब इसका मतलब है नेगोशिएशन में तो चले गए थे ना आप लोगों। नेगोशिएशन नहीं थी, ठीक है, राब्ते होते हैं। हमने तो उस नेगोशिएशन जो हुई थी उस पर तो अमल नहीं किया। हमने तो फौजी इनकलाब के जरिए हम नहीं आए थे, हम तो आए थे अदम एतमाद के जरिए। चलें, इस अदम एतमाद की बात करते हैं, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आए थे, किसी इनकलाब के जरिए नहीं आए थे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले सर आपने कहा कि उस वक्त जो भी बात हुई थी, नेगोशिएशन तो हमने नहीं की, वो कोई फौजी इनकलाब तो नहीं आया जिसका हम हिस्सा बने। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर वहीं से आया था। मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं, रिकॉर्ड के ऊपर है, उन्होंने कहा हम एक कमरे में मौजूद थे, वहाँ बैठ के डिसाइड हुआ। देखें, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल मुनकर नहीं हूँ। फजलुर रहमान साहब गए होंगे, हमारी जमात के लोग मिले होंगे, पीपल्स पार्टी के लोगों की मुलाकातें हुई होंगी और वो खुद ऑन रिकॉर्ड हैं, कह भी चुके हैं। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि हम किसी फौजी, जो मेरी स्टेटमेंट है, हम किसी फौजी इनकलाब के जरिए नहीं गए। हम हुकूमत में आए थे, अदम उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था, वो अकलियत में चले गए थे। दुनिया भर में होता है, जापान में आए दिन होता है, बरतानिया में होता है, और जमहूरी मुल्क में होता है। मेजॉरिटी चली गई, वो अपोजिशन में बैठ गए। खान साहब ने इसको क़यामत से बड़ा अलमिया बना दिया। वाहिद जमहूरी मुल्क है जहाँ अदम एतमाद को उन्होंने कभी साइफर से मिलाया, कभी अमेरिका ने इनकलाब ले आए, कभी मीर जाफर पैदा हो गए। उन्होंने कहा लोग तोड़ के पूरे किए गए ना, उन्होंने कहा ये नेचुरल तो नहीं था, नेचुरल नंबर तो नहीं था, मेरे लोगों को इधर उधर किया गया। किसी को तोड़ के 77 साल की तारीख में हमने भी कोशिश की थी बेनज़ीर के खिलाफ, बेनज़ीर ने हमारे खिलाफ कोशिश की, हम नहीं कर सके। ये लोग इस दफा भी नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, ये उसी वक्त होता है जब अमलन लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। उन्होंने छोड़ दिया आपका साथ, अब उनके पीछे गोली थी या उनकी जेब में किसी ने पैसे डाले थे, इट्स इमैटीरियल। आपको वोट उन्होंने नहीं दिया, ये सारी हेयर से है ना। कि किसी के पीछे क्या, आपके पीछे क्या था जब 2018 में आप आए? उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर बाद में आपके टिकट से इलेक्शन लड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि 2018 में इनके पीछे क्या था? कौन सा लश्कर था जो लेके आया था हुकूमत में? इसमें मेरी हमेशा से गुजारिश ही होती है ना, 2018 गलत था तो कहते हैं, फिर 2024 में गलत था, फिर कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में गलत था। 2018 को आप 2024 से कंपेयर कर लें बेशक, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकती ना। वो तो ये है कि एक हाउस में बैठे हुए हैं लोग, वो कहते हैं जी कि यशवीन पे आपको एतमाद है, उसको वजीर आजम नहीं कहते, टेक्निकल लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस होता है। लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? जिससे हाउस की मेजॉरिटी कहती है कि ये हमारा लीडर है। ठीक है। जब उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इज नो मोर आवर लीडर, तो अब बात खत्म होगी ना। उन्होंने क्यों कहा? उनके पीछे अमेरिका था, उनके पीछे जनरल बाजवा था, उनके पीछे पैसे थे, उनके पीछे खौफ था, ये बातें पीछे रह जाती हैं। तो इमरान खान साहब जो अब कह रहे हैं फिर ठीक कह रहे हैं कि 2000 आपने कहा कंपेयर कर लें, 2024 और 18 को फिर कंपेयर कर लें, एक ही तरह का मामला है। उस वक्त आरटीएस बैठा था, अब 47 बदल गए। मैं कहता हूँ कि कंपेयर कर लें बेशक, लेकिन ये 10,000 दफा कंपेयर हो चुके हैं, इनसे कुछ नहीं निकलने वाला। मामला ये है कि जिस तरह 2018 में जो हुआ सो हुआ, गाड़ी चलती रही ना। हमने एक मुहज़्ज़ब रोल प्ले किया, हम अपोजिशन में बैठ गए, अपना किरदार अदा करते रहे। हम हर रोज़ वो डफली नहीं बजाते रहे कि जी तुमने आरटीएस फेल किया, तुमने आरटीएस फेल। हमने मुल्क और कौम को अपनी जो ख्वाहिशात थी उन पर तरजीह दी। हम इनसे ये कह रहे हैं कि चलें उसी मिसाल को फॉलो कर लें। आपके साथ बहुत ज़्यादती हो गई, लेकिन जिस तरह हम कौम और मुल्क के मफाद में अपोजिशन में बैठ के आप भी बैठ जाएं, बैठे रोल प्ले करें और चलने दें मुल्क को। वो कहते हैं मैंडेट पे इतना बड़ा डाका है, कैसे? नहीं, मैंडेट पे अगर ये डाका है तो 18 में भी डाका था, अगर ये डाका है तो इसलिए इनको इस तरीके से कंपेयर करने, अगर ये कंपेयर करना है तो फिर हमारी मिसाल को भी कंपेयर करें कि हमने क्या किया था उस वक्त। आप भी वही करें जो हमने किया था। अगर आपके साथ वही हुआ है जो हमारे साथ हुआ था, तो आप वही रिएक्शन देना जो हमने दिया था। हमने तो बड़ा मुहज़्ज़ब रिएक्शन दिया। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर लगता भी है कि ज्यादती हुई है तो खामोश होकर बैठ जाए, किसी भी पॉइंट पे आवाज ना उठाएं। एक चीज होती है आपकी ज़ाती ख्वाहिश, आपका मफाद, आपकी पार्टी का, ज़ाती ख्वाहिश है, सुन लेना, आपकी पार्टी का मफाद। एक चीज़ होती है कौम का मफाद और मुल्क का मफाद। एक मकाम ऐसा आता है कि जहां आप समझते हैं कि यार ये मेरे साथ बड़ी ज़्यादती होगी, मेरी जमात के साथ ज़्यादती होगी, मैं वज़ीर आज़म बनने जा रहा था, मैं नहीं बन सका, मुझसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी।
दो रास्ते हैं, या तो ये है कि आप इसकी ढूंढिया पिटते रहें, मुल्क जाए बाढ़ में, मुल्क के मसाइल जाए बाढ़ में, गरीब जाए बाढ़ में, बाहर की सरमायाकारी जाए बाढ़ में, मैं अपनी डफली बजाता रहूँगा। दूसरा ये है कि आपने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट बड़े ज़ोरदार तरीके से किया, जैसे आप लोगों ने किया माजी में, कहा कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आपने बड़ा महज़ब रोल अपना लिया और मुल्क को आगे ले गए। देखो इनकी मैं एक चीज़ आपको अगर थोड़ी सी मुझे इजाज़त दें, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे यकीन ही नहीं रखते। आप देखें 2002 में खान साहब पहली दफ़ा आए असेंबली के अंदर, ये दो बड़ी कमेटियों के मेंबर बने, कश्मीर कमेटी के बने और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बने। एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की दोनों कमेटियों की, ना कश्मीर से दिलचस्पी है ना एहतसाब से कोई दिलचस्पी है। बिलाखिर इस्तीफ़ा दे के चले गए, कोई हाज़िरी भी नहीं है, शायद 4-6 हाज़िरियाँ हैं असेंबली के अंदर। उसके बाद 2008 का बाइकाट कर दिया, 2013 में आए तो इस्तीफ़ा दे के बाहर चले गए और हंगामा शुरू कर दिया, धरना किया। बिल्कुल 2018 में इसलिए बैठ गए कि अपनी हुकूमत थी, कि हुकूमत मिल गई, हुकूमत गई तो फिर बाहर चले गए। ये असेंबली के लिए, जमहूरी रिवायात के लिए, हुक्मरानी के लिए बने हैं, इन चीज़ों के लिए। उनके लोग कहते हैं वो असेंबली से ही बाहर जाते हैं ज़रूरत पड़ने पर। आप लोगों के लीडर जो है मुल्क से बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं देखें वो जेल में बैठे हुए हैं और वो जाने को कोई तैयार भी नहीं है। he will stay there as long as it's needed। ये आप कह रही हैं, ये आप कह रही हैं, आपको नहीं पता कि वो क्या चाह रहे हैं या उनकी ख्वाहिशात क्या हैं। वो जाना चाह रहे हैं, इस तरह का बयानिया बना के। मेरी तो रसाई नहीं है ना। आपने जो दावा किया है वो यूँ लगता है कि आपकी रसाई है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ उनके लोग ये कहते हैं कि हमारा लीडर यहीं पर है, आप उनके लीडर चले जाते हैं। हम किसने भेजा था? वो भाग के गया था, उसने कोई भारत की सरहद का आर यू सेइंग कि इन्हें भी अगर कोई भेजने वाला मिल जाए तो चले जाए? अब उस पे आते हैं। वो भाग के गया था यहाँ से, या आपकी अदालतों ने कहा था, या आपके खान साहब ने कहा था। खान साहब तो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि ये बीमार है। उन्होंने अपने शौकत खानम से डॉक्टर बुलाए, कहा यार ये देखो झूठ बोल रहा है। उन डॉक्टरों ने कहा जी कि नहीं, वो हालत उनकी ठीक नहीं। मैंने उसे ज़बरदस्ती भेजा था नवाज शरीफ को, या इन्होंने खुद भेजा था? और जब भेजा गया तो कहते हैं जी भाग गए। मतलब एक उनकी तो लैंग्वेज, वो कहते हैं भेजा और जो कुछ अदालत की वजह से, और जो कुछ आप लोगों के साथ करते रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि किसी को भी जो जानो दिल अजीज थी ना, उसे भाग ही जाना चाहिए था। वो 4 साल ऐसे थे कि जो नहीं भाग सका वो किसी न किसी शिकंजे में कसा गया। उस पर हीरोइन डाल दी गई, उस पर नैब डाल दिया गया, मुझ जैसे पे करारदारी डाल दिया गया। तो इज्जत और जान बचाने के लिए ये तो इस हिजरतें तो इस्लाम में वाजिब आई है ना, लाजिम आई है ना, पैगम्बरों ने भी की हैं। जब अरसा हयात आप तंग कर देते हैं तो इसलिए वो कुछ जुर्म नहीं है। आप ये जब कहते हैं ना सर कि मुल्क के लिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री सोचें, और आपने कहा कि हमने भी सोचा उस वक्त, आप भी आज सोचें, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आप लोग क्या सोच रहे हैं? मुल्क के हालात कोई आज बेहतर हो रहे हैं? मौलाना फजल रहमान भी माजी में आप लोगों के बड़े बाजी करीब में आप लोगों के इत्तेहादी थे, वो कहते हैं जी आप लोगों से कुछ नहीं बन पा रहा, आप जहाँ जाते हैं आपको नाकामी हो रही है। आप मान जाएं कि चाइना में भी आप लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत परेशान हो गई, लग रहा है अपने बक्से बंद कर रही है, नहीं संभाल सकती। देखें ऐसी बात नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे गौर करें तो आपके शराय सूद में कमी आई है, जो एक हेल्दी इकानमी की दलील होती है। IMF आपके साथ कुछ ज़्यादा लीतो लाल नहीं कर रहा, आपके प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, आपके कामों से मुतमईन है। जो GDP शरह है वो आपकी बेहतर हो रही है, करेंसी आपकी मुस्तहकम खड़ी है एक जगह पे, महंगाई की शरह ग्रेजुअली नीचे आ रही, ग्रेजुअली नीचे आ रही है। ऑल द इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव। नंबर 1, मौलाना का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, ज़ाहिर है कि वो अपोजिशन में हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने 2 बातें पहले कल कही हैं। उन्होंने कहा है कि हर वक्त हुकूमत के पीछे पड़े रहना भी कोई अच्छी बात नहीं है। एक बात ये उन्होंने कही है, और दूसरा उन्होंने ये कहा है, ज़रूर कहा है, तनकीद की है उन्होंने, तनकीद का हक है, लेकिन हम सेटिस्फाइड हैं, हम मुतमईन हैं। और अगर कोई ये समझता है कि इनकी जगह शहबाज शरीफ साहब की जगह अगर इमरान खान होते तो कोई मौज़ा दिखा देते, आप यकीन जानिए कि आप डिफ़ॉल्ट कर चुके होते और आपकी इकानमी पता नहीं किस दर्जे पे पहुंच चुकी होती। 4 साल का रिकॉर्ड सामने है ना हमारे। तो इसलिए हमें कोई वो नहीं है, हम माशाल्लाह ठीक हैं। और अगर किसी वक्त ये पार्लियामान फील करेगी कि जी हम ठीक नहीं डिलीवर कर रहे, उन्होंने खान साहब को उतार दिया था, हमें भी उतार देंगे। चलिए मुझे ब्रेक लेने, सब ब्रेक से वापस आके बात करते हैं कि आप कह रहे हैं कि ठीक है तनकीद कहा के, एक तो तनकीद होती है, एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रेडिक्शंस का भी एक सिलसिला शुरू हो गया, कोई कहता है 2 महीने रह गए, कोई कहता है 5 महीने रह गए। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले सर मैंने कहा शेख रशीद साहब भी कभी कभी आ जाते हैं, आपको पता है वो भी प्रेडिक्शंस करते हैं। उन्होंने कहा जी 2-1 महीने की बात रह गई है और टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा। इमरान खान साहब ने भी सुना है कहीं पर सहाफ़ियों से बात करते हुए 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है, फिर ये भी कहा है कि दिसंबर तक नए इलेक्शन की तैयारी करें। ये इस तरह की गुफ्तगू जो होना शुरू हो गई है, इसको हाउ डू यू लुक एट दैट? उनके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कहें? उन्होंने यही बातें खामोश भी रह सकते हैं। लेकिन ना एक नुक्ता आ जाता है फ्रस्ट्रेशन का, मायूसी का और नाउमीदी का। वहाँ जब आप पहुँच जाते हैं ना तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, फिर इस तरह के ख्वाब देखते हैं। इनको कहते हैं जागती आंखों के ख्वाब, जो होते हैं ना बंद आंखों के ख्वाब, रात के ख्वाब। वो तो जब आदमी आंख खोलता है तो पता चलता है यार मैं ख्वाब देख रहा था। ये ख्वाब जो है ये ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि वो जागती आंखों के ख्वाब होते हैं। पूरा दिन चलते तो खान साहब भी वही देख रहे हैं और ये भी वही देख रहे हैं। वो कहते हैं खान साहब ने तो कल बड़ा उन्होंने कहा जी लावा पका हुआ है, इस मुल्क के अंदर तीली लगाने की देर है, और अगर रिजर्व सीट्स के डिसीजन के ऊपर अमल दरामद ना हुआ तो उन्होंने यही इंप्लाई किया कि फिर मैं कर दूंगा कोई मामला लावे का काम। बात ये है लावा पका हुआ है ना और तीली दिखाने की देर है, तो वो पका हुआ लावा अगर तीली दिख जाती है तो क्या खान साहब तख्ते इक़्तिदार पे फायज हो जाएंगे या मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा या कोई और गैर आईनी सेटअप आ जाएगा? महमूद खान चकज़ई साहब ने कहा है कि ये पहला ऑपोजिशन का इत्तेहाद है जो इसलिए नहीं बना कि इक़्तिदार लेना है, वो इसलिए बना है कि जो कुछ गलत हुआ है इसको फिलहाल हमने खत्म करना है। वो कहते हैं हम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कोई अलायंसेस नहीं कर रहे, कोई ऑपोजिशन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं ना। दूसरी ये है कि एक सेटअप, एक निज़ाम जो चल रहा होता है जिसको आप तिलपट करना चाहते हैं और इसे बड़ा मुकद्दस मकसद समझते हैं चकज़ई साहब कि जी हमारा काम तो सिर्फ इसको अंडू करना है जो इस वक्त हो रहा है। उसके बाद क्या होगा ये तो और ही अंधी बात है। देखिए उसके बाद ये होगा कि मैं अगर हुकूमत में आऊँगा, मैं मुल्क के लिए ये करूँगा, बेहतरी करूँगा। वो कहते हैं नहीं, हम तो ये जो इमारत खड़ी है ना इसको गिराना है हमने। वो कहते हैं फिर साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, इसको खंडर बनाना है। उसके बाद क्या होगा इस इलेक्शन? देखें ना हमारे सारे अजाब, सारी तकलीफ़ें, सारे मसाइल, सारी उलझनें, सारे इशूज़ इलेक्शनों से फूटे, चाहे वो 70 के इलेक्शन थे या अब के इलेक्शन। इसलिए इलेक्शन इज़ नो हल। हाल यही है कि आप जो हुकूमत है उसको काम करने दें, सब्र करें थोड़ा सा। कुछ 5 साल हंसते खेलते गुजर जाते हैं ना, गुजर जाएंगे, ये भी गुजर जाएंगे। अगर ये नहीं काम करेंगे अवाम इन्हें उठा के फेंक देंगे। एक दफ़ा अवाम पे एतमाद कर लें और वहाँ यकीनी बनाएं, और अगर कोई लूप होल्स हैं अभी से असम्बली में बैठ के ख़त्म करें। साफ शफाफ इलेक्शन की राह में अगर कोई रुकावटें हैं उन्हें दूर करें मिल बैठ के, और फिर इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे हो जाएंगे। आखिरी साल तो वैसे ही। आपको लगता है कहीं आप लोगों से डाउन द लाइन की गलती हुई है कि अवाम पे जो एतमाद की आप बात करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फौरन बात कर लेते आप लोग भी एतमाद, तो शायद आज इतनी गुंजल ना होती जितनी है। देखें चले जाते हैं अवाम के पास। हम तो जा रहे थे, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमने फैसला कर लिया था। किसने रोका था? मई के खान साहब ने मई के अंदर हमने ये तय कर लिया था कि जी मियाँ साहब की क़यादत में ये तय हो गया था और सारी जमातें एग्री हो गई थी कि जी इलेक्शन कराते हैं और फ्रेश मैंडेट के बाद आगे चलते हैं। ऑल एग्री। एक कमेटी बनी, 3 बंदे PTI के आ गए, उसमें 3 बंदे हमारे थे और ये एग्री हो गया। और PTI के बंदे बड़े खुश हो गए, कामयाबी से झंडे लहराते हुए पेशावर पहुँचे। खान साहब पेशावर में थे जी। उन्होंने कहा हुआ था कि मैंने 25 मई को चढ़ाई करनी है इस्लामाबाद, वो जो आए थे मार्च लेके। बिल्कुल। तो जब उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है तो इसको अभी ठप कर दो, हमने कोई इलेक्शन नहीं मांगने, मैं जा रहा हूँ 25 को, मैं वहाँ 25 को ये इलेक्शन का एलामिया लेके उठूँगा, अभी नहीं मैं मान रहा इस चीज़ को। वो अगले दिन जब आए हमारे पास बैठे, मुँह उठाए हुए, कहते जी वो नहीं मानता। वो तो खैर उन्होंने एक पॉइंट बताया था, ये मुज़ाकरात भी खुद कर रही है कमेटी। तारीख को दुरुस्त कर लें जी कि मई के अंदर हमने इलेक्शन दे दिए थे खान साहब को तशरी में रख के, उन्होंने ठुकरा दिया। सर आप कॉल करते ना, ठुकराने देते उनको इलेक्शन। आप कहते हैं इलेक्शन में जा रहे हैं, लड़ना चाहते हैं लड़े, नहीं लड़ना चाहते मत लड़े। नहीं, ये ओपन चीज़ है, कुछ सीक्रेट नहीं है। बाजवा साहब की हुकूमत थी, बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। बाजवा साहब को भी पैगाम दे दिया कि आप खान साहब को कह दें कि कोई इलेक्शन इसकी ज़रूरत नहीं है आने की, हम इलेक्शन के लिए राज़ी हो गए हैं और वो चाहें तो हम शाम को ऐलान कर देंगे मिल के। उन्होंने कहा नो, मैं कोई इलेक्शन वेक्शन नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं वहाँ आके बात करूँगा। बाजवा साहब की बात भी ठुकरा दी उन्होंने। तो जब ये बात, अब ये जो बार बार मुझे कुरेदती हो ना, जब ये बात मियाँ साहब तक पहुँची कि जी वो कहता है कि मैंने इलेक्शन नहीं, मैं आके इलेक्शन लूँगा, तो मियाँ साहब ने कहा जो उनका मिजाज है, उन्होंने कहा कि नो वे, नो इलेक्शंस,
आपने अब कंटिन्यू करना है जब तक आईन कानून आपको इजाजत देता है। सर उनकी जिद में गलत सियासी फैसला, जिद में नहीं, जिद ही हुई ना कि वो कह रहा है तो आप नहीं सुननी उसकी बात। नहीं तो फिर क्या करें, जब हम इलेक्शन चाहते हैं और वो कहता है नो इलेक्शन, तो फिर हमने रहना है ना, क्या करना है हमने। हम ये कहें जी कि तुम अच्छा इलेक्शन, सियासी नुकसान तो हुआ ना, नहीं हुआ। देखो सियासी नुकसान, एक चीज को जहन में रखें ना, एक बंदे से हमारा एक मामला तय हो रहा है, दो ही सूरतें हैं ना कि या इलेक्शन हो या ना हो। वो इलेक्शन मान नहीं रहा, हम तो इसलिए इलेक्शन कह रहे थे ना कि वो राजी हो जाए और फसाद खत्म हो जाए। वो फसाद अपनी जगह बैठा हुआ है, हम मुंह बना के घर चले जाएंगे इस्तीफे दे के, तो मुल्क का क्या बनेगा। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, लेकिन वही बात है कि आप लोग इलेक्शन कैंपेन में उनके खिलाफ पूरा बयानिया बना सकते थे कि मुल्क में इंतखाब हो रहा है, वो हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन आप लोग बयानिए में हम उनको शिकस्त नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये आप मानते हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो फिर बयानिया इसका मतलब है उनका आज भी प्रिवेल करता है। इसलिए कि जो ताकत झूठ के अंदर होती है ना, और जितना जल्दी पेनिट्रेट करता है ना लोगों के जहनों में, दुनिया भर की मिसालें हैं। ताकत तो सच में होती है, नहीं सदाकत देर पा होती है ना, वो सच जरा देर लेता है, वक्त लेता है, वो झूठ जल्दी फैलता है। झूठ तो फौरन तो फिर अगर ये आपकी बात मान लूं तो फिर उनका नैरेटिव आज भी प्रिवेल कर रहा है, इसका मतलब कर रहा है, बहुत सी चीजों में कर रहा है। फिर आप लोगों के लिए डैमेजिंग नहीं, अगर मैसेज में उनका नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है तो उनका ये दावा तो दुरुस्त है कि मकबूल तरीन है। जिस चीज को मानना चाहिए वो जो नजर आ रही है वो बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, मैं तो मानता हूँ कि उनका झूठ, उनकी गलत बयानियां अभी भी पेनिट्रेट कर रही हैं लोगों के दिलों में और जहनों में और दिमागों में, और हमारा सच जो है वो उस रफ्तार के साथ, उस तेजी के साथ लोगों, लेकिन लोग आहिस्ता 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 देखेंगे इस चीज़ को कि खान साहब ने उनके साथ क्या किया, और हम जो है इस मुल्क को इस मझधार से निकालने के लिए हमारा रोल क्या है। काजी फायज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन अगले चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का क्यों नहीं हो रहा? काजी साहब का तो अपना 88-90 डेज पहले हो गया था। मिसालें मौजूद हैं, 2 महीने पहले भी हो जाता है, 2 घंटे पहले भी हो जाता है। सर इसको लेके इतनी क्यास रही है, मीडिया में भी डिस्कशन है, उनकी एक्सटेंशन होने वाली है, कुछ तो उसको खत्म कर दें, आइदर वे हो रही है एक्सटेंशन तो भी बता दें। किसने कहा है हो रही है? तो चेमगुइयां तो है ना, आप लोग वो नंबर्स को भी नहीं करते। देखें ना, चेमगुइयां आप लोग करते हैं और फिर हमसे कहते हैं तरदीद। मैं ये कह चले मैं हम ही करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करें, खत्म हो जाएगी, हमारे आपस जवाब खत्म हो जाएगा बात करने का, क्या नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फिर आप कहेंगे जी कि ये आखिरी लम्हे वापस ले लेंगे, कुछ और कर लेंगे। आपको तो चले मैं वादा करती हूँ हम नहीं कहेंगे। ये इस इशू को लटका के आपको नहीं लगता कि फर्दर कंफ्यूजन एक पोर्टफोलियो ऐसा है चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें आपको कोई तजब्जब नहीं होना चाहिए। जो सीनियर मोस्ट हैं मंसूर अली शाह साहब, वो इंशाल्लाह अपने वक्त पे चीफ जस्टिस बन जाए। मैं यही तो सवाल है ना कि एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें कभी तजब्जुब नहीं हुआ, उसको क्यों कंट्रोवर्शियल बना दिया गया? आपने बना दिया है ना, आपको जब कोई और चीज नहीं मिलती तो फिर कर देते हैं कुछ नहीं। ऐसा कुछ वेरी कन्वीनियंटली आपने हम पे डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो काजी साहब अपने वक्त पे जा रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब अपने वक्त पर आ जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त खत्म हो गया, मैं मजीद आपसे बात करते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब नाज़रीन प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही कुछ आज 1-2 दिन की अहम खबरें, उस पर हमने उनसे उनकी राय जो है वो प्रोग्राम में शामिल की। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।